हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स को डिटेल में समझने वाले हैं। जैसा हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा था कि अगर आप एक बॉडी के ऊपर कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो और ये बॉडी रफ सरफेस पे रखी हुई है और बॉडी सरफेस के रिलेटिव अगर कोई मोशन नहीं करती, यानी कि बॉडी की वेलोसिटी जीरो रहती है सरफेस के रिलेटिव, तो जो फ्रिक्शन फोर्स बॉडी के ऊपर काम कर रहा होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स को समझना एकदम आसान है। ये इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिंस वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक इज जीरो, तो हम ये बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन जीरो रहेगा। एक्सेलरेशन जीरो है तो जो नेट फोर्स होगा बॉडी के ऊपर वो जीरो रहेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो इक्वल एंड अपोजिट होगा एक्सटर्नल फोर्स के। और ये वाला जो फ्रिक्शन फोर्स होगा इसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि बॉडी की वेलोसिटी सरफेस के रिलेटिव जीरो है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की हम क्या डेफिनेशन दे सकते हैं। देखो, डेफिनेशन रहेगी इसकी, if there is a tendency of relative slipping, only tendency but not the actual relative slipping, between two contact surfaces, then the friction force acting between them is called static friction force। ठीक है, ये static friction force की डेफिनेशन है। तो जैसा कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, जब आप एक ब्लॉक के ऊपर फोर्स F लगा रहे हैं जो कि एक रफ सरफेस पर रखा हुआ है और ब्लॉक चल नहीं रहा है, लेकिन ब्लॉक में चलने की टेंडेंसी है, तो उस कंडीशन में जो फ्रिक्शन फोर्स बॉडी के ऊपर काम कर रहा होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो चलिए इसको और डिटेल में हम लोग समझते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू को चेंज करते हैं और बॉडी चल नहीं रही है तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी चेंज होती चली जाएगी, क्योंकि अगर बॉडी की वेलोसिटी जीरो है तो उसका एक्सेलरेशन भी जीरो है ना। इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि कंटिन्यूसली बॉडी की वेलोसिटी जीरो है तो उसका एक्सेलरेशन यहाँ पे जीरो रहेगा। तो अगर आप एक्सटर्नल फोर्स को चेंज करेंगे तो फ्रिक्शन भी सेम अमाउंट से चेंज हो जाएगा। इससे हमको ये समझ में आता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज अ वेरिएबल फोर्स, the value of which is equal and opposite to the applied external force. If the value of applied external force changes, then the static friction force changes। बहुत ऑब्वियस सी बात है ना। यहाँ पे अगर आप m के ऊपर लगाया जाने वाला अगर एक्सटर्नल फोर्स को आप चेंज करोगे और बॉडी चल नहीं रही है तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। इससे हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझ में आता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो एक वेरिएबल फोर्स होता है जिसकी वैल्यू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये हमको पॉइंट एक और क्लियर हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इससे कई बार स्टूडेंट्स को ये लगता है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा वो अगर एक्सटर्नल फोर्स के बढ़ाने पे बढ़ता चला जाएगा तो कितनी वैल्यू ले सकता है, उसका कुछ अपर लिमिट होगी या नहीं होगी। तो उसकी एक अपर लिमिट होती है। मतलब यहाँ पे अगर आप इस एक्सटर्नल फोर्स F को बढ़ाते चले जाओगे तो ऐसा नहीं है कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये भी कंटिन्यूसली बढ़ता चला जाएगा और इन्फिनिटी तक बढ़ता ही चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे अगर आप एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाओगे तो ये फ्रिक्शन फोर्स जो है, जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, ये एक पर्टिकुलर लिमिट तक तो बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद में जब इसकी लिमिट आ जाएगी मैक्सिमम लिमिट, उसके बाद में बढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की एक मैक्सिमम वैल्यू होती है। अगर मान लीजिए फ्रिक्शन फोर्स इन्फिनिटी तक बढ़ता चला जाता तो फिर किसी भी रफ सरफेस पे हम कभी भी किसी बॉडी को चला ही नहीं पाते। लेकिन हम देखते हैं रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद में अगर आप फोर्स लगा देते हो तो बॉडी चलना चालू कर देती है रफ सरफेस पर भी। यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की एक लिमिटिंग वैल्यू होती है। ठीक है, एक मैक्सिमम वैल्यू होती है। The magnitude of static friction force can increase only to up to a maximum or limiting value। ठीक है, इस मैक्सिमम वैल्यू तक स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जाएगा और उसके बाद में अगर आप एक्सटर्नल फोर्स को और ज़्यादा बढ़ा दोगे तो बॉडी चलना चालू कर देगी। ठीक है, तो देखिए, ये हमने कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग गेन की स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के बारे में। अब हम इसके बारे में कुछ लॉज डिस्कस करेंगे। ठीक है, लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉज हैं और इन लॉज के बेसिस पे ही क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं, तो इसको आप अच्छे से समझिए। तो देखिए, लॉ वन क्या कहता है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का। ये कहता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, दैट इज द लिमिटिंग वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू मतलब एक ही बात है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू कॉन्टैक्ट सर्फेसेस। ठीक है, तो जो लिमिटिंग वैल्यू होगी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बॉडी और सरफेस इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है उसके। ठीक है, तो देखिए, अगर ये एक बॉडी है और इसके ऊपर ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स सरफेस के द्वारा एन आ रहा है, तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड है मैक्सिमम वैल्यू। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की किसी भी जनरल वैल्यू की हम बात नहीं कर रहे हैं, उसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और जब आप इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं तो यहाँ पर एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं म्यू एस, जो कि कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, और हमारे पास में एक्सप्रेशन क्या बनता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। ये फॉर्मूला हमारे पास में बन जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पर ये जो म्यू एस
ये एफ आर एस मैक्स जो मैंने लिखा हुआ है ये है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। यानी एफ आर एस का मतलब तो है स्टैटिक फ्रिक्शन, और जब मैंने मैक्स लगा दिया वहां पर तो ये बन गया कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है। तो ये म्यू एस इंटू एन के बराबर होती है, वेयर म्यू एस इज स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशियंट बिटवीन द टू कॉन्टैक्ट सर्फेसेस। अब ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशियंट है ये जो दो सर्फेसेस कॉन्टैक्ट में है उन दोनों की इंटरनल प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि दोनों सर्फेसेस कितने रफ हैं, कितने स्मूथ हैं, उनके बीच में कितनी बॉन्डिंग है, कितनी इंटरलॉकिंग है, एट्सेट्रा। इनके ऊपर डिपेंड करता है कि म्यूएस की वैल्यू उन दो सर्फेसेस के लिए क्या होगी। ये म्यूएस की जो वैल्यू होती है ये केवल एक सर्फेस के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ये दोनों सर्फेसेस की कंबाइंड प्रॉपर्टी होती है जो कि आपस में कॉन्टैक्ट में आते हैं, ठीक है। तो ये हमको म्यूएस के बारे में समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो हमने मैक्सिमम वैल्यू निकाली है स्टैटिक फ्रिक्शन की, ये एक मैक्सिमम वैल्यू है, एक जनरल वैल्यू नहीं है। इससे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे अगर मान लीजिए ये जो बॉडी यहाँ पे रखी हुई है जो आपके सामने ब्लॉक एम है, इसके ऊपर अगर आप कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाओ ही नहीं तो फ्रिक्शन कितना होगा, जीरो होगा। बॉडी स्टेशनरी और फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा, तब फ्रिक्शन म्यू एस इंटू एन नहीं लग रहा होगा। और अगर आप फोर्स को थोड़ा थोड़ा लगाओगे, मान लो आप थोड़ा एक स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स लगाते हो जिसमें बॉडी नहीं चलती, तो जो फ्रिक्शन फोर्स इस बॉडी के ऊपर लगेगा वो उतना ही होगा जितना एक्सटर्नल फोर्स होगा। अब अगर आप एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाओगे तो फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा होगा बॉडी के ऊपर वो भी बढ़ता चला जाएगा। जब तक बॉडी रेस्ट पे है तो आप जितना एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाओगे उतना फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू एक लिमिटिंग वैल्यू जो आएगी उसकी, जब आप एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाते चले जाओगे तो एक ऐसी कंडीशन आएगी कि बॉडी एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद में फिर चलना चालू कर देगी। तो जब आपने वो वाला मैक्सिमम फोर्स लगा दिया जिसके जस्ट इमीडिएटली बाद बॉडी चलना चालू कर देती है, तो वो जो मैक्सिमम फोर्स आपने लगाया है वही होगी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है। और उसकी वैल्यू एक्सटर्नल फोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, उसकी वैल्यू केवल नॉर्मल कॉन्टैक्ट के ऊपर डिपेंड करती है, और वो डिपेंड करती है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टू कॉन्टैक्ट सर्फेसेस के ऊपर। इस चीज को आप इंट्यूटिवली भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक सोफा है, आपके घर में एक सोफा रखा हुआ है और उस सोफे के ऊपर अभी कोई भी नहीं बैठा हुआ है और आप उस सोफे को हिलाना चाहते हैं धक्का दे करके, तो आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएंगे और वो बॉडी हिल जाएगी, ठीक है। अब मान लीजिए कि उस सोफे के ऊपर कोई एक आदमी बैठ जाता है, ठीक है, कोई एक पर्सन उस सोफे के ऊपर बैठ जाता है। अब आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि उस सोफे को हिलाना और ज़्यादा मुश्किल काम होगा। क्यों मुश्किल काम होगा? क्योंकि अब उस सोफे के ऊपर ज़मीन से आने वाला जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट है, फ्लोर से आने वाला जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट है वो बढ़ चुका है। तो यानी कि अब स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू भी बढ़ चुकी है, ठीक है ना। क्योंकि नॉर्मल कॉन्टैक्ट बढ़ गया तो स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू बढ़ गई है। यहाँ पे म्यू एस नहीं बढ़ा है, स्टैटिक फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट है वो नहीं बढ़ा है, लेकिन नॉर्मल कॉन्टैक्ट बढ़ गया है। नॉर्मल कॉन्टैक्ट बढ़ गया है तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू बढ़ गई है, और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की अगर लिमिटिंग वैल्यू बढ़ गई है तो अब आपको सेम सोफे को जिस पे एक आदमी बैठा हुआ है उसको आपको हिलाना है अगर, तो अब आपको और ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इस एग्जाम्पल से हमको समझ में आता है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू होगी वो नॉर्मल कॉन्टैक्ट के चेंज होने से चेंज होती है। ये चीज़ हमने एक थॉट एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया उससे हमको ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो चलिए और एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है कि म्यू एस जो कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ टू सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। जो दो सर्फेसेस कॉन्टैक्ट में है उनके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। किस नेचर के ऊपर? लाइक रफनेस एंड स्मूथनेस ऑफ टू सर्फेसेस, इंटरलॉकिंग बिटवीन द टू सर्फेसेस, बॉन्डिंग बिटवीन द टू सर्फेसेस एट्सेट्रा। इसके ऊपर डिपेंड करता है कि दो सर्फेसेस के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो कितना होगा, ठीक है। चलिए और एक्सप्लोर करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने डिफरेंट सर्फेसेस के लिए आपको कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यूज दी हुई हैं। यहाँ पे म्यू एस जो है ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। अभी आगे जाकर के हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन जब पढ़ेंगे तब मैं आपको कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में भी बताऊंगा, पर इस वीडियो के लिए अभी हमको काइनेटिक फ्रिक्शन पे एम्फेसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम केवल स्टैटिक फ्रिक्शन के डेटा को यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। देखिए अगर आप एक स्टील के सरफेस को एक दूसरे स्टील के सरफेस के साथ में कॉन्टैक्ट में लाते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है 0.74। अगर आप एक एल्यूमिनियम और स्टील को कॉन्टैक्ट में लाते हैं तो ये 0.61 हो जाता है। कॉपर और स्टील को लाते हैं तो इतना हो जाता है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलग अलग आ रहे हैं। अगर आप एक रबर और कंक्रीट को कांटेक्ट में लाते हैं तो वहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1 हो जाता है। एक रबर के सरफेस पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देखिए कितना ज़्यादा बढ़ गया, और ये तब है कि जब रबर ड्राई है। अगर रबर को आप वेट ले लेते हैं और कंक्रीट सरफेस के कॉन्टैक्ट में होता है वो रबर, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देखो वापस से कम हो गया। तो जो दो सर्फेसेस कॉन्टैक्ट में हैं उनकी इंटरनल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि उन दोनों के बीच में जो कम्युलेटिव कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा वो कितना होगा, ठीक है।
अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन को भी दोबारा एनालाइज करेंगे, तो हमको और ज़्यादा क्लैरिटी डेवलप हो जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़े कम है। यही एक कारण है कि काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से थोड़ी सी कम होती है। इसको हम लोग और एनालाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो देखो लॉ टू क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का, इसको हम समझ लेते हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का लॉ नंबर 2 ये कहता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। बहुत मज़ेदार पॉइंट है ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखो इसमें हम लोग कहना क्या चाहते हैं, इसको हम समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास में एक ये बॉडी है जिसकी लेंथ ज़्यादा है और ब्रेड्थ कम है। ठीक है, इस बॉडी को अगर आप इस तरह से रखते हैं कि इसका ज़्यादा एरिया जो है वो सरफेस के कांटेक्ट में आता है और इसके ऊपर अगर आप एक एफ फोर्स लगाते हैं तो नॉर्मल कांटेक्ट और एम आपके पास में अवेलेबल है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स इसके ऊपर कितना आएगा। यहाँ से आप लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी 0 है। ठीक है, अब अगर आप इस बॉडी को खड़ा करके रख देते हैं जिसमें इसका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जो है सरफेस के साथ में ये कम हो जाता है, अभी भी इसकी वेलोसिटी 0 है। नॉर्मल कॉन्टैक्ट और एम तो सेम ही रहेंगे क्योंकि सेम बॉडी है, हमने बस ओरिएंटेशन चेंज कर दिया है। और आप सेम फोर्स इसके ऊपर अगर एफ लगाते हैं तो इसके ऊपर मान लीजिए जो फ्रिक्शन फोर्स आता है वो FR2 आता है। तो कंसेप्ट ये कहता है कि FR1 और FR2 बराबर होंगे। देखो फर्स्ट केस में जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है वो ज़्यादा है, तो कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ गया तो फ्रिक्शन भी बढ़ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। चाहे आप एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट को कम रखिए चाहे ज़्यादा रखिए, जब तक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स चेंज नहीं होगा, फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू चेंज नहीं होगी। ये कंसेप्ट है। इसके ऊपर मैंने एक और वीडियो बनाया है, आगे जा करके आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो उस वीडियो में आपको पता लगेगा कि ऐसा क्यों होता है। इसको मैंने एज अ डिफरेंट वीडियो में एड्रेस किया है, तो वहाँ पे आप इसको डिटेल में समझ सकते हैं कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर क्यों डिपेंड नहीं करता। अभी आप केवल इस पॉइंट को ध्यान रख लीजिए, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो में दिया है जो कि आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, केवल नॉर्मल कांटेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो जब तक नॉर्मल कांटेक्ट चेंज नहीं हो रहा, फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू चेंज नहीं होगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गया लॉ नंबर 2 और इतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के अंदर हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो मैं होप कर रहा हूँ कि आपको ये दोनों लॉज क्लियर हो गए होंगे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉज हैं और जो मैंने आपको स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की जनरल अंडरस्टैंडिंग दी ये भी आपको क्लियर हो गई होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अंडरस्टैंडिंग यूज़ में आती है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अभी हम आगे आने वाले वीडियोस में इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं स्टूडेंट्स, ताकि आप लोगों को एक कंप्लीट और एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी इस टॉपिक की। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं आने वाले वीडियोस में। थैंक यू।